देख रही हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, इमरान खान की सेहत से मुतालिक तशवीश कम न हुई। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेल सहूलियात और खुराक की तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान को जेल में एक अलग कंपाउंड में रखा गया है जो 7 सेल्स पर मुश्तमिल है और तकरीबन 35 कैदियों की गुंजाइश रखता है। कंपाउंड के सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी मौजूद है, जबकि 35 बाय 37 फुट का लॉन भी मख्तस किया गया है जहां वो चहलकदमी करते हैं, अखबारात और किताबें पढ़ते हैं और धूप में बैठते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन, जिम का सामान, स्ट्रेचिंग बैंड्स और दीगर अशिया भी फराम की गई हैं। खाने पीने की तफसीलात भी सामने आई हैं। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध और अनार का जूस शामिल है। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, बाज़ औक़ात आलू चिप्स और अंडा फ्राई और मिक्स दाल भी दी जाती है। शेक में बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर और केला और सेब शामिल होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने सिक्योरिटी, रिहाइश और खुराक पर इत्मीनान का इजहार किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तफसीलात पर मुतमईन नजर नहीं आ रही। पार्टी का मौक़िफ़ है कि सेहत का मामला संगीन है, खास तौर पर दाईं आंख में बिनाई का शदीद कम होना और उसकी शिकायत होना भी मसला है। बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट में कहा गया था कि 3 माह में बिनाई तेजी से कम हुई और सिर्फ 15% रह गई है, जबकि मरकजी रेटिनल वेन और इंक्लोजन की तशखीस भी हुई है। पार्टी का मुतालबा है कि आइन के मुताबिक फैमिली और ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने से खिताब करते हुए कहा कि हम अभी फेज़ 1 में हैं, अगला आगे का लाए अमल जो है वो मौजूद है। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल स्ट्रेटेजिक है। अभी तक हम पहले मरहले में हैं और हमारी जो है वो सादा सी डिमांड है जो आइन और कानून के दायरे में रहकर है कि इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स की मौजूदगी में और अशिफा इंटरनेशनल जो एक स्टैंडर्ड हॉस्पिटल है उसमें कराया जाए। लेकिन बदकिस्मती से जो जाली हुकूमत है उनकी सवाल ये कि तहरीक इंसाफ के लाए अमल का फेज़ 2 और 3 क्या है और किस कदर शदीद होगा। आखिर हुकूमत खान को ज़ाती मौलज क्यों नहीं फराम कर रही। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि PTI इमरान खान की बीमारी को कैश कराना चाहती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अलीमा खान इलाज के लिए मना कर देती थी। मैं चाहता हूँ कि सहाफ़ियों को ले जाकर इमरान खान का सेल खुद दिखाऊं। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैं तो आज भी इस चीज़ के ऊपर बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि लोगों को ले जाके जेल में दिखाना चाहिए, जर्नलिस्टों को, कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो वहाँ जाके देखें ताकि एक दफ़ा के लिए सारा किस्सा ख़त्म हो। वेल डन, वेरी वेल गुड। वज़ीर दाखिला अगर ये चाहते हैं तो कर क्यों नहीं देते सवाल, ताकि मुल्क में जारी अफरा तफरी थम जाए, ये माहौल थम जाए। इसी तनाजुर में सदर आसिफ अली जरदारी का बयान भी सामने आया है कि इमरान खान वैसे जेल काटे जैसे उन्होंने काटी थी, जिसके बाद उनको शदीद तंकीद का निशाना बनाया गया है सोशल मीडिया पर। क्या कहते हैं जरदारी साहब, आइए सुनते हैं। 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहां से आवाज आ रही है, कोई बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीजिए। और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था और मैंने इतना सा भेजा था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते तो क्रिकेट के। सवाल ये है कि क्या सियासी जमातें जेल और सजाएं काटने के बगैर बेहतर जमातें क्या नहीं बन पाती, नहीं बन सकती? क्या ये लाजिम और मलजूम है? जेल काटना ही इस सफर में
बेहतर लीडर बनाने का तरीक़ेकार है। सदर साहब के इस बयान के बाद क्या ये तासुर नहीं जा रहा कि इस मुल्क में अगर आपको बड़ा सियासतदान बनना है तो सालों जेल में अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी? और क्या ये बदकिस्मती नहीं कि सालों इक़्तिदार में रहने वाली जमातें कारकर्दगी के बजाय किसने कितनी ज़्यादा जेल काटी है इस पर मवाजना कर रही हैं? ये तमाम बयानात और रिपोर्ट्स एक ही सवाल उठाती हैं कि इमरान खान की सेहत वाकई कितनी संगीन है, जेल की सहूलियात क्या काफ़ी हैं और सियासी बयानात में कितनी हकीकत है? क्या ये मामला अदालती तौर पर हल होगा या एहतजाज और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी रहेगा? आज के प्रोग्राम में इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे और तफसीली जायज़ा लेंगे मेहमानों के साथ कि ये सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ लेके जा रही है। क्या इमरान खान की सियासत सियासी हथियार बन रही है या वाकई तशवीश की बात है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद है एडवोकेट फराह खान है मुस्लिम लीग नून से, मेरे साथ डॉक्टर शफकत अयाज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सैयदा अकरबा फातिमा हैं सिंध हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से। बहुत तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। सबसे पहले एडवोकेट फराह खान साहिबा की तरफ जाती हूँ। एडवोकेट साहिबा, बात की मुँह से नकवी साहब ने कि मेरा तो दिल करता है सारे सहाफ़ियों को ले जाऊँ, जेल की सैर कराऊँ, जहाँ खान साहब को रखा है वो दिखाऊँ। आखिरकार हुकूमत इस बात की तायद करती है कि वाकई जाना चाहिए सहाफ़ियों को लेके और वो दिखाना चाहिए जो हो रहा है जेल के अंदर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपने इब्तिदाइया में बहुत बेहतरीन बातें की और मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि सियासत कोई बच्चों का खेल नहीं है और ना ही ये फूलों की सेज है। आप दुनिया की तारीख उठा के देखें, जितने बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं और उनकी बहुत बड़ी बड़ी खिदमत भी हैं। कुछ तो तख्तादार पर भी झूले हैं। तो सियासत में मेरी सेहत का ये हाल है, मैं बस अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, या अपने से पहले वाले लोगों पर हंसना, तमस्खर उड़ाना, उनकी बीमारी को ना मानना, आप वीडियोस चलाते रहे और जो बंदा दुख में बैठा हुआ है, मेरे लीडर नवाज शरीफ साहब, आपने उनका भी मजाक उड़ाया। देखें, वक्त जो है ना ये मुड़ के आता है, वक्त वापस मुड़ के आता है। आज ये सब वक्त आप पे है। आप हमारा रवैया देखें, आप हमारा इखलाक देखें, आप हमारी कोशिश देखें, आप हमारा अमल देखें कि पहले आपने कहा कि वजीराबाद में जो छर्रे लगे, आपने कहा मुझे गोलियां लग गई, फिर कभी एक टांग पे प्लास्टर, कभी दूसरी टांग पे प्लास्टर। फिर आपकी जो प्यारी बहनें हैं, हमारी भी वो बाजियां हैं, बड़ी काबिल एहतराम हैं, वो आपकी जेल के बाहर कहती रही कि जी हम पे ठंडा पानी फेंका जाता है और उसमें भी केमिकल्स होते हैं। फिर जो आपकी बेगम मोहतरमा है, उन्होंने कहा जी मुझे खाने में हार्पिक दिया जाता है। फिर आपने भी कहा कि मुझे जहर देके मार दिया जाएगा, मैंने वीडियोस बना ली। ये सब हम सहते रहे, हम अपनी हुकूमत भी करते रहे, हमने सिफारती तौर पे अपनी जो सलाहियतें हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, वो भी दुनिया के सामने रखी। अब एक ऐसा स्टेज आया जब आपने देखा कि आप इररेलेवेंट होने लगे हैं, आपको कोई पूछ नहीं रहा। आपके जो पीटीआई अराकीन या यहाँ जो आपकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो आपकी आड़ में अपना नाम बना रहे हैं सियासत पे। तो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप अपने मगन में मत लगो, अपने आप को हीरो मत बनाओ, मैं एक यहाँ हीरो बैठा हुआ हूँ, मेरी फिक्र करो, मुझे बाहर निकालो। बाहर निकालने का एक तरीका होता है, अदालतें हैं, वकला है। आपको जब एक्सेस दी जाती है, 2 दिसंबर याद रखिएगा जी, 2 दिसंबर आखिरी आपकी मुलाकात होती है। आप कहते हैं कि जी पिछले पता नहीं कितने महीनों से नहीं थी, 2 दिसंबर आपकी आखिरी मुलाकात हुई। क्या आपकी बहनें, आपके अराकीन, आपके वकला बाहर आके ये कहते हैं कि खान साहब को कोई बीमारी है, उनकी आंख में कोई तकलीफ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहते। आपकी मुलाकातें क्यों बंद हुई? मैं सवाल आपसे करती हूँ। आपकी मुलाकातें इसलिए बंद हुई कि आप बजाय अपने केस पे फोकस करने के, आप बाहर आके हुकूमत पे, अपनी अफवाज पाकिस्तान पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे सिर्फ नफरत अंगेजी करते हैं, सिर्फ शोर शराबा करते हैं, जहन साजी करते हैं। और जब इंडिया हम पे हमला करता है तो बजाय इसके कि आप अपनी वफाक की हुकूमत के साथ, अपनी अस्करी क़यादत के साथ खड़े हो, आप जाके इंडिया का साथ देते हैं, उनके चैनल पे पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। जब फलस्तीन का इशू आता है, हम आपको बुलाते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ बैठिए, मिल के साथ चलना है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के नतीजे में हमने साथ देना होगा फलस्तीन का। हमारा उनसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रिश्ता है।
तो भी आप हमसे मुनफरिद हो जो है वो दूरियां इख्तियार करते हैं। अब आपने बानी साहब की जो बीमारी है उसकी आड़ में पूरे खैबर पख्तूनख्वा को यरगमाल बना के बंद कर दिया 4 दिन। किस कानून के तहत आपने मेरे सूबे को बंद किया? आप होते कौन हैं? क्या ये लोग आपके गुलाम हैं? ये आपके कैदी हैं कि आप इनको गलियों तक महसूर कर देंगे, इनकी नक्लो हरकत को बंद कर देंगे? जो हमारे मरीज हैं वो एम्बुलेंसेज में दम तोड़ गए, उनके घरों में आज सफ़े मातम है। आपको कोई एहसास है? आपका कोई ज़मीर है कि 4.5 करोड़ अवाम जो बकौल आपको ओरिजिनल मैंडेट देती है उसके साथ आप ऐसा सलूक कर रहे हैं? यानी और कहीं पे भी नहीं, अपनी जहां आपकी हुकूमत है उस अवाम के साथ, उसमें तलबा हैं, उसमें वो लोग हैं जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं जो किसी की जान बचा रहे होंगे, उसमें कोई ताजिर होगा, रमजान सर पे आ रहा है। ये हालात आप देखें और आप यहाँ केपी हाउस में रोजाना धमाल मचाते हैं, दुम्बा पार्टी करते हैं, पार्लिमान को आपने यरगमाल बनाया हुआ है। आप सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का और इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ आप पे फोकस करे, किसी गरीब की बात ना करे, किसी तकलीफ की बात ना हो, बस आप हो तो आप इस काबिल बनिए कि आपके काम दिखाए जाए, बजाय इसके कि आप शर्मंगेजी करें और उससे मुल्क का नाम बदनाम हो। ठीक हो गया। डॉक्टर शफकत यार साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब बड़े बावसूख जराए ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई की जो क़यादत थी वो 9 फरवरी से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आंखों में तकलीफ से बाखबर थी, क़यादत ने ज़्यादा अहमियत ही नहीं दी, और जो रिपोर्ट आज जमा हुई है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि किस किस तरीके से रखा जा रहा है, क्या वो बड़ी डिटेल्स मैं इब्तिदाया में बता चुकी हूँ। सवाल ये है कि मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि जी सहाफ़ियों को लेके मैं तो चाह रहा हूँ कि जाके दिखाऊँ कि क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, वो विज़िट कराऊँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए एक ही दफ़ा में। सो आप समझते हैं कि ये होना चाहिए? आप इस बात को इस खबर की आप तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं कि जी पीटीआई की जो क़यादत थी वो बाखबर थी बानी की आंखों में तकलीफ से के बारे में 9 फरवरी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाखबर थी तो ये हमें बताया कि किसको इन्होंने खबर दी थी। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो बातें की, पूरा एक लेक्चर जो है ना झाड़ा है तकरीबन कोई 15 मिनट का। तो बात ये है कि देखिए मसला ये है कि मैं ये नहीं समझ रहा कि इनको कैसे शर्म दिलाऊं फेडरल हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को, कि हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि अगर चेयरमैन इमरान खान साहब आपके जेल में थे, आपकी कैद में थे और उनको मसला हुआ तो 2 दिसंबर की उन्होंने बात की और 2 दिसंबर 2 जनवरी एक महीना, 2 फरवरी दूसरा महीना, और अभी आप देख लें कि कौन सी तारीख है तो कितने दिन हो गए हैं खान साहब की इस बीमारी को। ये जो खुद कह रही है कि मतलब उनको इतना अरसा हुआ है कि वो मिल के आई थी और तब कोई मसला नहीं था। दूसरी बात यह है कि चले वो छोड़ दे, हमें गलत साबित कर ले। ये जो अभी ये खुद लेकर गए थे चोरी छुप के, तो उसको कितने दिन हो गए? 3 हफ्तों से ज्यादा उसको हो गए हैं कि ये खुद लेकर गए थे खान साहब को विदाउट फैमिली डॉक्टर एंड फैमिली मेंबर्स परमिशन। तो क्यों लेकर गए थे? ये इसे लेकर गए थे कि उनको मसला था और इन्होंने जो डॉक्टर्स बुलाए थे वहां पे तो फिर से उन्होंने बताया है कि ये ट्रीटेबल नहीं है। हालांकि आप लोग तो उनको ड्रॉप्स दिला के मारने वाले थे, आपने तो उनकी आंख खराब की है। हम तो आपके खिलाफ इसी पे FIR कराएंगे इंशाल्लाह। याद रखें, आप लोगों की कैद में इस तरह हुआ है, आपकी ही सुपरिटेंडेंट ने उनको जो है वैल्यू नहीं दी थी, आप उनका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे। हालांकि जेल में के मुताबिक आपके पास हर जेली का ये हक है कि उसको जैसे वो बीमार होते हैं, उनको तकलीफ होती है तो आप उनको कंसर्न डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं ताकि उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और लेकिन मसला ये है कि ये शायद इनको पता था कि हमारे लीडर ने, जिस तरह नवाज शरीफ ने जाली तरीके से, मसनूई तरीके से अपने प्लेटलेट्स गिरा के यहाँ पे वो डॉक्टर अदनान की थ्रू जो उनके साथ जेल में ही रहते थे, आपको पता है कि सियासी वो मुलाकातें तो छोड़ दे, उन्होंने जो सियासी तरीके से उनके प्लेटलेट्स गिराए, जैसे ही वो यहाँ से चले गए एयरपोर्ट से एयरपोर्ट तक गए व्हील चेयर में, और जैसे यहाँ से उड़े और वहां पे उतरे तो वहां पे जो है ना फिर गाड़ी में जब वो जा रहे थे तो फिर व्हील चेयर नहीं था, फिर वो प्लेटलेट्स जो है ना ऊपर आना शुरू हो गए। तो देखे, और वही बीमारी अब माशाल्लाह आप उनको देखे किस तरह है। तो बात है, और फिर वहां पे क्या किया,
کہ یہاں سے ضمانت لے کے جھوٹ بول کے ریاستی اداروں کو حکومت کو جھوٹ بول کے جو ان کا وتیرہ ہے وہ اسی پہ عمل کر کے انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جا کے کیا کیا. باجوہ صاحب جب اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف تھے, جتنی بھی ادارے تھے, الیکشن کمیشن, تمام لوگوں کے خلاف کون باتیں کرتا رہا ہے؟ کوئی عام ورکر نہیں. نواز شریف لگا ہوا تھا, وہاں پہ انہوں نے یہ ترتیبی بنائی, وہاں پہ جو ہے نا اداروں کو بدنام کرنا, ان کو غدار ٹھہرانا, ان کو داغدار بنانا, یہ کس کے وتیرے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کو یہ لگا کہ شاید انہوں نے جس طرح مصنوعی طریقے سے غلط طریقے سے سیاسی طور پر اپنے پلیٹلیٹس گرائے تھے, شاید عمران خان بھی ایسا ہی کرے گا. عمران خان کو انہوں نے گولیاں ماری, وہ پھر بھی نہیں ہار مان رہا. انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بہنوں کو گھسیٹا, روڈوں پہ لے کر آئے, ان کے اوپر زہریلا پانی پھینکا گیا, وہ پھر بھی نہیں مان رہا. آج یہ ان کو کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم نے خان صاحب کے لیے یہ بات کی ہے کہ آپ ان کو پریویلیجز دے دیں؟ ہم نے یہ بات کی کہ خان صاحب کو آپ جو ہے نا دبئی یا سعودی عرب لے کر جائیں جس طرح ان کی لیڈر جاتے رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو آپ کے خیبر پورے پاکستان میں جہاں پہ بھی کنسرن ڈاکٹرز ہے, ہاسپٹل ہے, وہاں پہ لے کر جائے اور ان کی بہن اور ان کی کنسرن ڈاکٹر کو لے کر جائے, تاکہ خدا نخواستہ اگر کچھ ایشو ہو تو پھر ان کو پتا ہو کہ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کو طریقے کے ساتھ واردات کر کے ان کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس دن مطلب مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کی باتیں سنتا ہوں. یہ اس دن کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیالہ میں اور ہم نے ٹیم بلائی ہوئی ہے, لیکن بورڈ کے ساتھ ان کی لیڈرشپ میں سے کوئی نہیں آ رہا ان کا چیک اپ کرائیں. تو یہ کہاں کی شرم میں ان کو دلاؤں کہ جب ہم نے یہ کہا نہیں ہے کہ آپ لیڈرشپ میں سے کسی کو لے کر آئے, کیونکہ آپ کے پاس آپ کو پتا ہے یا نہیں کہ لیڈرشپ میں اگر کوئی آتا بھی ہے تو ان کو کیا پتا کیونکہ آگے کیا مسئلہ ہے. جو ہم بات کریں کیونکہ کنسرن ڈاکٹر کو لے کر آئے, فیملی ڈاکٹر کو لے کر آئے ایک بندہ, اور ایک ان کی فیملی میں سے, تاکہ وہ دیکھیں کہ جو ان کے سامنے ہو رہی ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں. اور یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کل کچھ ہو جاتا ہے تو ان پہ پھر الزام لگے گا. یہ نہیں سمجھ رہے, انمچولی کر رہے ہیں, کبھی وہ بہانا کبھی یہ بہانا کہ نہیں لیڈرشپ میں سے کوئی نہیں آ رہا. تو لیڈرشپ کا کس نے کہا ہے؟ پھر یہ کہہ رہے کہ لیڈرشپ وہاں پہ جو ہے, ان کو پتہ بھی ہے کہ لیڈرشپ کو اس ارسٹ کس نے کیا تھا. آپ نے وہاں پہ لوگوں کے پارلیمنٹیرینز کے اوپر ایف آئی آر کیوں کی ہے؟ اس لیے کیا کہ آپ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ وہ ریڈ زون میں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے 3 جگہوں پہ سرکاری 3 عمارات کو آپ نے بلاک کر دیا, ان کو تالے لگا دیے. کے پی ہاؤس, پارلیمنٹ لاجز اور نیشنل اسمبلی, کیا یہ آپ کے ماما دادا کی جائیداد ہے کہ آپ نے ان کو تالے لگا دیے؟ مسئلہ یہ کہ یہ ہر جگہ پہ یہ ڈرتے ہیں, یہ سہمے ہوئے لوگ ہیں, یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں. 17 سیٹوں پہ ان کو حکومت ملی ہے جو کبھی بھی ان سے جا سکتی ہے. لیکن اور ان کو یہ جو کہہ دی خیبر پختونخوا, آپ خیبر پختونخوا سے کیا کام ہے؟ خیبر پختونخوا میں نہ آپ کا ورکر ہے, نہ آپ کا ایم پی ہے, نہ ایم این ہے, تو کہاں کی آپ بات کر رہی ہے؟ 17 سیٹوں پہ بیٹھ کے آپ کو حکومت ملی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا. آپ خیبر پختونخوا کے ہم رکھوالے, ہمیں پتہ ہے ہم اپنے لوگوں کو کس طرح ریسکیو کرتے ہیں, ہم ان کو کیسے لے کر جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ 7 دنوں سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ ان کو ان کی چیک اپ نہیں کرا سکتے, جہاں پہ آپ نے ہائی کورٹ سے 1 دن میں پیسہ بھی کروا لیا, ان کی ریکمنڈیشن بھی کرا دی اور ان کی ایگزیکیوشن بھی کرا رہے. مسئلہ یہ کہ ریاست جو ہے وہ ظالم ریاست بن چکی ہے. وہ نہیں ماننے کہ اس ملک میں حکومت کس کی ہے, وہ عوام کس کے ساتھ ہے, عوام کس کو چاہتی ہے, عوام کس لیڈر کے ساتھ جانا چاہتی ہے. ان کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ عوام کی بات مانیں گے, عوام کو سنیں گے, تو پھر ان کو اندازہ لگ جائے گا کہ عوام کیا چاہتی ہے اور اس حقیقی طریقے سے اس ملک میں کس کی حکومت ہونی چاہیے. اوکے, اقربا کی طرف جاتی ہوں. اقربا, یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جی ملک میں جاری جو افراتفری کا ماحول ہے اس حوالے سے جو بات ہمارے سامنے ہی ہے, اور وہ اسی لیے ہی ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی صحت کو لے کے تشویش ہے. لیکن اب سوال یہ کہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کی بیماری کو کیش کرانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی, اور انہیں الزام لگایا ہے کہ جی علیمہ خان صاحبہ علاج کے لیے منع کر دیتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں صحافیوں کو لے جا کر دکھاؤں سیل, تو کیوں نہیں دکھا دیا جاتا اب تک؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وزیر داخلہ چونکہ بڑے قریب بھی ہیں زرعی صاحب کے کہا جاتا ہے, تو وہ یہ کہہ تو رہے ہیں, اناؤنس تو کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ چاہتے ہیں واقعی تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ وہ جائیں صحافیوں کو دکھائیں تاکہ ونس اینڈ آل ساری چیزیں یہ بات اور ختم ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے؟ پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ردا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے ہمارے دونوں محترم گیسٹ کی اسپیچ سنی,
यहाँ पर सबसे बड़ा इशू रिदा क्या इस वक्त हो रहा है वो ये है कि इस वक्त हमने माजी में भी देखा, जब जब इमरान खान हुकूमत, जब ये फेडरल हुकूमत इमरान खान के पास आई तो हमने देखा सबसे ज्यादा अगर इंतकामी कार्रवाइयां हुई तो वो इन्हीं के दौरे हुकूमत में। अब मामलात ये हो चुके हैं, सबसे सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया, फिर चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दौर हो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का दौर हो, आज वो आसिफ जरदारी साहब का दौर हो। हमने देखा कि हम हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतकामी कार्रवाइयों का सामना हुआ, लेकिन देखें ये जो एक लहर, एक कल्चर मुल्क में चलता है कि जब जब जिसकी हुकूमत आती है वो जो इंतकामिया कार्रवाइयां करता है दूसरी अपोजिशन जमातों के खिलाफ, उनके लीडर्स के खिलाफ, इससे देखिए मुल्क कभी भी तरक्की नहीं पा सकता। अनफॉर्चुनेटली जब इमरान खान इक्तदार में थे तो उनको ये लगता था कि वो आमिर हैं, वो डिक्टेटर हैं एंड देयर इज नो पावर अबव हिम। अब ये जो उनका मेंटेलिटी थी, ये जो उनका माइंडसेट था, इसने उनको बड़ा नुकसान दिया। देखिए सियासत क्या चीज है, मफामत क्या चीज है, जमहूरियत का क्या मतलब है, आप सबको साथ लेके चलते हैं। जो स्टेक होल्डर जमातें होती हैं, जो तमाम, जब स्पेशली जब आप वफाक में होते हैं और आप देखते हैं कि दूसरे सूबों में जिनकी अक्सरियत हैं, जो सीट्स लेकर आए हुए आपके साथ इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, चाहे वो 1 MNA हो या 100 MNA हो किसी भी जमात का, आप उनको इज्जत देते हैं क्योंकि वो भी अवाम के वोट से आपके बराबर में बैठते हैं। लेकिन इनकी दौरे हुकूमत में हमने देखा कि अपोजिशन जमातों के साथ जो सुल्क हुआ, इंतकामी कार्रवाइयां हुई, नेब को जिस तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया, हर मशीनरी इनके दौरे हुकूमत में अपोजिशन जमातों के लीडरों के खिलाफ इस्तेमाल हुई, जिसके नतीजे में आज भी हम देख रहे हैं कि वो एक कल्चर, वो लहर आगे बढ़ती आ रही है। लेकिन मैं इस बात की मजम्मत करती हूँ कि ये जो एक कल्चर है ये नहीं होना चाहिए। और रिदा आपने देखा होगा जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है वफाक में, कभी भी किसी भी जमात के लीडर को पीपल्स पार्टी की हुकूमत में कैद नहीं किया गया, किसी भी जमात के लीडर के खिलाफ इंतकामी सियासी कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि मफामत की सियासत पे हम यकीन रखते हैं कि जिसको भी, किसी भी पार्टी को अगर अवाम के वोट से वो सामने आई है, का स्टेक रखती है, तो उसके पास पूरा हक है कि वो बात करे, वो एहतजाज करे और वो जो अपना मौक़िफ़ है, जो उनका बयानिया है, वो रखे। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तान में हर एक को जो है हक है कि वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से पॉलिटिक्स करे और इस पे लिमिट नहीं लगानी चाहिए, जो हमने देखा कि इमरान खान की हुकूमत में हुआ। अगर मैं आपको बताती चलूं, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को इमरान खान की हुकूमत में निशाना बनाया गया। फरियाल टालपुर साहिबा को आधी रात को, ईद की रात को हॉस्पिटल से ड्रैग करके जो है वो जेल मुंतकिल किया गया। तो इस तरह की कार्रवाइयां से मर्दों के ही खिलाफ नहीं, खवातीन के खिलाफ भी हुई। और हमने देखा कि खास तौर पे खवातीन में, देखिए मेरी सिंपैथी तो हर उस खातून के साथ है कि जिसके खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयां होती है, वो मरियम नवाज हो, चाहे उनकी वालदा हो या नवाज शरीफ साहब हो। तो हमने देखा कि उनकी वालदा जो है वो इंतकाल कर गई, लेकिन उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। तो ये वो चीजें हैं जो लौट कर आपके सामने आती हैं। तो आज अगर इमरान खान साहब ये बातें करो और फिर वो बड़े कॉन्फिडेंटली स्पीच पर कहते थे, लाखों के मजमे, हजारों के मजमे के सामने नेशनल टीवी पर कहते थे कि वो रो रहा है और मुझे दवाई चाहिए, वो मतलब इस तरह की वो लोगों की, लीडर्स की नकलें उतारा करते थे। वो इस कदर एक पावर के नशे में थे कि उनको अंदाजा ही नहीं था कि ये जो कुर्सी है, ये इस कुर्सी से आपको हटना भी है। कुर्सी कभी भी किसी एक शख्स की नहीं रहती, किसी की मलकियत नहीं, ये वोट अवाम होती है जो आपको पहुंचाती है। वो अलग बात है कि पीपल्स पीटीआई का नैरेटिव भी कुछ ये था कि इतना झूठ फैलाओ, इतना झूठ फैलाओ कि वो सच लगने लगे। आज अगर वो उनका बयान ये है तो रिसेंटली जहाँ इमरान खान की सिस्टर्स उनसे मिलकर आई थी दिसंबर में, और उन्होंने ये बात सबके सामने रखी थी कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए अगर इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है तो ये उनका बुनियादी हक है कि उनको अच्छी से अच्छी प्रॉपर जो है बुनियादी सहूलत मिलनी चाहिए, उनका इलाज होना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी
का भी स्टांस यही है कि हर वो लीडर, चाहे इमरान खान, देखिए इमरान खान के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी को बहुत टारगेट किया गया। पीपल्स पार्टी की सिर्फ लीडरशिप के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के कारकुनान के खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाकर हुई, घरों में घुसे, नेब हो चाहे एंटी करप्शन हो, कोई भी हो, उन्होंने जो है भरपूर तरीके से इन मशीनरीज को कारकुनान और लीडरशिप के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन ये है कि हम तो हमेशा से जेलों को अपना दूसरा घर समझते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुनान हो या लीडरशिप हो, हम नहीं डरते जेलों में जाने से। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज इनका लीडर 1.5 साल जेल में रहा है और उनकी चीखें निकल रही है और उनको जो है नई नई बीमारियों ने आ पकड़ा है। अगर उनकी सेहत खराब है तो उनको प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए, लेकिन अगर ये सिर्फ जो है किसी तरीके से अपने किए से भागने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें मैं समझती हूँ कोई भी जो है प्रॉपर उनको कानून के हिसाब से ट्रेन करना चाहिए, पूरा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो उन्होंने की हैं चीजें, चाहे वो किसी किस्म का भी तोशा खाना हो या कोई भी उनके जो केसेस चल रहे हैं, उस पर भी प्रॉपर उनकी जो है प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए और जो भी उनके गुनाह है उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए। ठीक हो गया है, चलिए जो भी सजा है वो मिलनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपकी तरफ आती हूँ वापस, एडवोकेट फराह खान साहिबा। फराह साहिबा, ये जो अब इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, इसमें सवाल ये है कि ये सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ ले जा रही है, और अगर ऐसे ही लड़ाई झगड़ा रहता है और नहीं एक पॉइंट पे ऑपोजिशन और हुकूमत आती तो कैसे चीज़ें चलेंगी। और जहाँ पर एक तरफ बात ये होती है कि जी पार्टी का मुतालबा है कि बानी पीटीआई को लेके कि जी आइन के मुताबिक फैमिली और ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में उनका इलाज इंटरनेशनल शिफा अस्पताल में इस्लामाबाद में होना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो है वो जैसे कि मैंने आगाज़ में ही कहा, मोहसिन नकवी साहब वाली वो भी सामने है, तो हुकूमत भी अपने आप को थोड़ा सा कोई लो ले करके जो है वो बात कर लेना कि भाई चलो लेट्स गो फॉर दिस, क्योंकि हुकूमत तो एक तरीके से सरबराह होती है ना, और एक तरह से गार्जियन है, जिस तरह घर में होता है उसी तरह से मुल्क की बात है ये सारी। जी रिदा साहिबा, ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इस हद तक सियासत में तलखी बढ़ी हो जो आजकल देखने में आ रही है। ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। और ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम है मेरा मेरे भाई के साथ कि जब मेरा टेक हो जाता है, इनका नंबर आता है, तो ज़रा इनकी शाइस्तगी, अदब आदाब, अखलाकियात का लेवल देखें कि जी अगर इनका लेक्चर ख़त्म हो गया हो तो फिर अगर मैं भी आपको आप ही के अंदाज और लहजे में रिस्पॉन्ड करूं तो बताइए, जो हमारी नई नस्ल हमें सुन रही है इस वक्त, स्क्रीन्स के सामने फैमिलीज बैठी हैं, तो वो क्या कहेंगे? आपके साथ इतना बड़ा बड़ा डॉक्टर लिखा हुआ है, तो आपसे तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो उम्मीदें हैं कि आप नई नस्ल की तर्जुमानी कर रहे हैं। बहन बेटियों की जरा प्लीज आप इज्जत कीजिए। तलखी नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहबा। आपको जो प्रिजन एक्ट है, प्रिजन रूल्स है, तमाम कैदियों को, मैं एक दो प्रोग्राम में ये बात कर चुकी कि कुछ अंडर ट्रायल कैदी होते हैं, कुछ कन्विक्टेड होते हैं, कुछ अपील पे होते हैं, कुछ बरी हो चुके होते हैं, उनके लिए पूरे रूल्स हैं, जेल मैनुअल्स है। आप वहां उंगली रखिए कि जी हुकूमत यहाँ गलत है, इस मैनुअल, इस रूल, इस कानून के तहत ये मेरा हक बनता था जो कि आपने मुझे मेरा हक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की इसमें इंटरवेंशन हुई, उसमें आपका फ्रेंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट आया, उसने उसे असिस्ट किया, उससे पहले मुआयना हुआ, उसके बाद मुआयना हुआ। जो आज मोहसिन नकवी साहब इतनी कॉन्फिडेंट कह रहे हैं, कॉन्फिडेंटली, कि मैं तमाम सहाफी हजरात को ले जाऊं, तो उनको अपने पे यकीन है, अपने जो अमल है, जो तरीकाकार है, जो फैसिलिटीज उन्होंने दी है, इसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं। आप जब थे, आपने कभी ऐसे दावा किया? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। आपने तो नवाज शरीफ साहब आपको मिन्नतें कर, ये एक तो मुझे कंपैरिजन वाकई अच्छा नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा एहसास तो दिलाना है ना। देखिए हम भी तो आपकी सुनते हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि हम वो सियासी मुखालिफ नहीं है कि हम आपके साथ नफरतें दोहराएंगे, जो अमल आपने हमारे साथ किया हम वो वापस लौटाएंगे। अल्लाह ना करे। आज जैसा मेरी बहन ने भी फरमाया कि ये जो हुकूमतें हैं ये किसी की घर की लौंडी नहीं है। कल आप थे, आज हम हैं, फिर कोई और होगा। इस तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा। हमारे वक्तों में एहसन इकबाल साहब के साथ क्या हुआ, राना सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ, मरियम बीबी को कराची अवारी से किस तरह चादर और चार दीवारी पामाल करके उनके कमरे से, वो सबके सामने है।
तो ये बातें खुदारा मत करें। अमीर मुकाम साहब के साथ क्या हुआ, उनके बेटे को बिला वजह उसमें घसीटा गया, तो आपने कुछ कम नहीं किया, लेकिन वक्त अपने आप को दोहराता है, मकाफाते अमल है, आज आप पे है, हम आपका भरपूर साथ दे रहे हैं। आपने कहा जी जाती नॉलेज, मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा आपका पूरा हक है, हमारा भी हक था। हमने कहा, हमने अर्ज की कि जी 15 साल से डॉक्टर अदनान जो है वो नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं और जो बीमारी उनको है वो बिल्कुल उसी के डॉक्टर हैं। आपके जो जाती मौलिजीन हैं, क्या वो डायरेक्ट आंख से रिलेटेड हैं, उनको वो आंख के डॉक्टर हैं? अगर हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालिए, आप हुकूमत को खत लिखिए, आपकी ये बात जरूर मानी जाएगी। देखिए, पहले जेल मैनुअल में रूल्स में ये है कि अगर तो कैदी ऐसी हालत में है कि उसको जेल के अहाते से बाहर इलाज की जरूरत है, जी बिल्कुल है, ले जाएं। अगर उनको पिम्स ले जाया गया और आपके बकौल रात की तारीकियों में या छुपा के वो इस वजह से मेरे भाई ले जाया गया कि आप जो धमाल डालते हैं, आप जो शरंगेजी करते हैं, तो आपके लीडर का इलाज तो उसमें रह जाना था ना। फिर तो लॉ एंड सिक्योरिटी जो है वो सिचुएशन हमें फेस करनी थी। आपने भी लेक्चर दिया था, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ थोड़ा दिल बड़ा करके मेरा भी लेक्चर सुन लीजिए, क्योंकि पॉइंट्स पीछे भी बहुत रह गए थे और आगे भी बहुत जमा हो गए, तो मेरा भी पूरा हक है कि मैं अपना मौकफ दूं। तो वो उस वजह से आप तो हमारे लीडर को ना लेके गए ना, आपने बोर्ड बिठाया, 5 दफा बिठाया, उनको 2 दिल के दौरे पड़े। आपकी यास्मीन राशिद साहिबा ने ये कहा कि जी इनको भेजना चाहिए, तो ये तो आपकी हुकूमत ने भेजा था। आपके अली अमीन गंडापुर साहब की अब रिसेंट एक स्टेटमेंट आई है कि जी 5 अक्टूबर को इमरान खान से इतना झूठ बोला गया कि जी 1.5 लाख लोग आ गए, पीछे जो है 15 लोग ना आए। तो आप कह रहे हैं कि हमारा कोई मेंबर नहीं है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, हमारा कोई वर्कर नहीं है। जी ना चीज आपके सामने बैठी है, मैं मेंबर असेंबली खैबर पख्तूनख्वा हूँ। आप इजलास बुलाते हैं, पैसा जाया करते हैं अवाम का और मुलतवी करा देते हैं। आप हमारा कोई सवाल नहीं लगाते, आप हमें कुछ बोलने नहीं देते कि हम अपना हक अदा करें। तो जुल्म तो आप खैबर पख्तूनख्वा में हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन हम बेयर कर रहे हैं। ये वक्त भी बदल जाएगा। आपने जितनी गालम गलोच करनी है, जितनी बदतमीजी करनी है, आपके पास पूरे 3 साल हैं। हमें छोड़ दीजिए, आपने क्या अवाम के पास मुड़ के नहीं जाना है? ठीक हो गया, अवाम को क्या बोलेंगे? ठीक है, वेरी क्विकली डॉक्टर शफकत यार साहब की तरफ जाऊंगी। टाइम मेरे पास कम है फरा साहिबा, मैं करती हूँ आपसे दोबारा बात। डॉक्टर शफकत यार साहब, ज़दाई साहब ने एक बात की जिसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वावेला मचा और एक सुनामी आ गया सोशल मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्वीट्स की भी भोचाड़ हुई, इधर से भी क़यादत उधर से भी क़यादत, आगे पीछे से नून लीग भी कूद गई। जुनैद साहब ने भी ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि जेल और सजाएं काटने के बगैर जमातें बेहतर नहीं बन पाती, और उन्होंने ये भी कहा कि जेल वैसे काटे जैसे उन्होंने काटी थी। अच्छा, अब सवाल ये कि क्या एक इसके बाद एक सवाल आता है जहन में, वो ये कि क्या बड़ा सियासतदान बनना है तो सालों जेल में अजियतें बर्दाश्त करना पड़ेंगी? क्या ये हमारा रूल सेट हो गया है कि सालों इक़्तिदार में रहने वाली जमातें अपनी कारकर्दगी के बजाय किसने कितनी ज़्यादा जेलें काटी हैं इसके ऊपर जो है उनका मुवाजना होगा? मसला ये है कि जी डॉक्टर शफकत यार साहब, जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, लाउड एंड क्लियर। जी सर। अच्छा, इन्होंने बातें की, मैं पहले आपने उनकी जरदारी साहब के हवाले से बात की और इनकी रिप्रेजेंटेटिव ने भी बात की है, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं उन पे बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उसके हवाले से एक सहाफ़ी ने बहुत तफसील से लिखा है कि जब वो बीमार थे तो और वो उनसे मिलने गए कि, और क्योंकि बाहर इस तरह की न्यूज़ आ रही थी कि वो शायद बहुत बीमार है और उनको जो है कोई डॉक्टर मिलने नहीं दिया जा रहा है या इस तरह की बातें चल रही थी, तो वो जर्नलिस्ट खुद कह रहे हैं कि मैं, और ये तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले फिर भी आई थी चीज़ सामने, वो कह रहे थे कि मैं जब वहाँ पे गया हॉस्पिटल में तो वो हॉस्पिटल में पता चले कि वो तो 1 साल से जो है वो सेफ हाउस में है, मतलब पीछे एक कोठी है उसमें वो इन हाउस अरेस्ट है। और वहाँ पे जब मैं गया तो एक साबिका एक्ट्रेस जो है वो इनकी मतलब केयर के लिए वहाँ पे थी और वो कह रही कि मैं 3 हफ्तों से यहाँ पे हूँ और अभी मेरी ड्यूटी खत्म हो कि दूसरी जो है वो आ जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता वो जर्नलिस्ट ने जो बात की है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हम इस तरह की प्रिविलेजेस नहीं चाह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कानून और आइन के मुताबिक
کسی بھی جیل میں جیلی کا قیدی کا جو ہے وہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کا علاج کیا جا سکے، چاہے وہ علاج جو ہے وہ جیل میں ہو، یا اگر وہاں پہ نہیں ہے پاسبل تو وہ ہاسپٹل میں لے جا کے ان کا علاج کرایا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو وکیل صاحبہ نے باتیں کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی کوئی ظلم کی بات نہیں کی ہے، یا ہم نے کوئی نقصان پہنچایا نہیں ہے، اور نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب یہاں سے گئے تھے تو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ پہ آپ کو پڑھنے کو بھی ملے گا، اور ویڈیوز بھی ان کی پڑی ہوئی ہے کہ وہ جب یہاں سے گئے تھے اور ان کے ساتھ جو ڈاکٹر تھا ڈاکٹر عدنان، تو وہ کس بیماری کے وہ تھے ڈاکٹر تھے، چلے وہ پلیٹلیٹس ان کے گرائے گئے، پھر وہ ان کو یہاں سے لے جایا گیا، پھر وہاں پہ انہوں نے ملک کے خلاف جو تقریری کی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے کون سے ڈاکٹر جو ہے وہ عمران خان کے جو ہے نا پرسنل وہ ڈاکٹر ہیں جو ریٹنا کے ساتھ یا وہ ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہوں۔ دیکھیں بیماری جب ہوتی ہے نا تو وہ یہ نہیں بتا کے آتی کہ یہ اسپیشلسٹ آپ کے پاس ہے تو ہم اسی میں جو ہے نا سیریس ہو کی بیماری آئے گی اور دوسری بیماری کسی کو نہیں ہوگی۔ میں یہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے، آپ کی حکومت پہ ہمیشہ ہمیں تشویش ہے اور شک بھی ہے کہ ہم آپ کے علاج کو نہیں مانتے، فار ایگزامپل نہیں مانتے، چلے ہم غلط ہو گئے لیکن نہیں مان رہے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس ڈاکٹر کو جو ان کی فیملی ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ڈاکٹر ہو، لیکن جو ڈاکٹر ہو ایٹ لیسٹ وہ سمجھے ان چیزوں کو، ٹیکنیکل بندہ ہو کہ وہ اگر اس کا علاج ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کم از کم کل کو وہ اس بات کی جو ہے نا وہ نشاندہی بھی کرے اور گواہی بھی دے کہ انہوں نے پراپرلی علاج کیا تھا۔ یہ حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ ریاست کے لیے یہ ضروری ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ آپ میں سے کسی بھی لیڈرشپ میں سے کسی کو بیماری ہو جاتی ہے اور ہم اگر اقتدار میں ہو تو ہم تو چاہیں گے کہ مطلب ان کا فیملی ڈاکٹر بھی ہو اور ساتھ میں ہمارے ملک کے جو بہترین ڈاکٹر ہو وہ بھی ساتھ میں ہو، کیونکہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اگر علاج ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہ جو ان کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پھر گواہی دیتا ہے کہ ہاں میرے سامنے یہ چیزیں ہوئی تھی اور اس طرح انہوں نے پراپر ٹریٹمنٹ کی تھی۔ تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، باقی انہوں نے بات کی کہ یہاں پہ ہمارے فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا تھا، احسن اقبال کے ساتھ یہ ہوا تھا، امیر مقام صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا، امیر مقام کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ آپ کریں ان کی، ٹھیک ہے، آپ شاید ان کی پرسنل وکیل بھی رہی ہوں گی، ان کے کیسز آپ ڈیل کرتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یا ہماری حکومت میں ہم نے کسی بھی کے گھر پہ جا کے جو ہے نا ان کی چار دیواری کی پامالی نہیں کی ہے، اور اگر ہوئی بھی ہو یہ تو ہم اس پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھی بات ہوئی ہے، یہ غلط بات تھی، یا انہوں نے کہا کہ کلثوم نواز کے حوالے سے جب بھی اگر تب یا کسی نے بھی اگر کوئی غلط بات کہی ہو تو میں کہتا ہوں میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی اس طرح کی بات، کسی کی ذات کے بارے میں ان کے پرسنل اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو جس کا بیسک وہ ہو حق ہو وہ ان کو ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، جو جس کا بیسک ہو وہ ملنا چاہیے، اوکے۔ کیا ہے تو آپ ان کے خلاف کیسز لگوائیں، ان کو عدالت کے تھرو سزائیں دلوائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو جیل میں جو ہے قید کر کے ان کو بیماری ہوتی ہے آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتے، آپ ان کو کچھ دیتے نہیں ہیں ملنے کو، آپ ان کی بہنوں کو نہیں ملنے دے رہے، آپ ان کی وکلاء کو ملنے نہیں دے رہے، آپ ان کی کیسز 2.5 سال سے نہیں لگوا رہے، تو یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اقربا کے پاس جاؤں گی میں، ٹائم بہت کم ہے میرے پاس۔ اقربا صاحبہ آپ سے بھی سیم سوال یہی ہے کہ کیا بدقسمتی نہیں ہے کہ سالوں میں اقتدار میں رہنے والی جماعتیں کارکردگی کے بجائے اس پہ زیادہ فوکس کر رہی ہیں آج کہ زیادہ جیل کس نے کاٹی اور جیل کتنے اچھے طریقے سے کس نے کاٹی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو رضا میں اپنے بھائی کو اپریشیٹ کروں گی کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی بہادری سے اپنے لیڈر، اپنے جو ہے چیئرمین عمران خان کو کنڈیم کیا، ان کے ایکٹ کو جو انہوں نے پاسٹ میں ایکٹ کرتے تھے، وہ لوگوں کی نقلیں اتارتے تھے، لوگوں کی چار دیواری کو جنہوں نے پامال کیا ان کو انہوں نے مذمت کی، یہ ایک بہت بڑا ان کا ہے، and I really appreciate him۔ لیکن دیکھیں جہاں تک بات جیلوں کی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اس قدر ان کارروائیوں کا سامنا ہوا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہو جاتا ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد کورٹ ایکسیپٹ کرتا ہے، ججز ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی اور آج ہم مانتے ہیں ان ریٹرن کہ وہ ہمارا بہت بڑا غلط فیصلہ تھا
और उस अब देखें ना पीपल्स पार्टी ने इस सिनेरियो में भी सिचुएशन में भी कि जब पाकिस्तान से एक इतना बड़ा लीडर जो है वो जुडिशियल मर्डर कर दिया जाता है कि जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत दी, जिसने पाकिस्तान को स्ट्रक्चर दिया, जिसने पाकिस्तान को की अवाम को शनाख्त दी, उस लीडर को पाकिस्तान से जुदा कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी उसकी जमात के चेयरमैन कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। इतनी सारी सिचुएशन होने के बावजूद भी हमारे लीडर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को बगैर जुर्म के साबित हुए। देखिए आज तो इमरान खान का जो इद्दत का केस है वो तो जुर्म साबित हुआ भी है, बाकी उनके जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, वो साबित भी हुआ है, उनको 10-10 साल की केसेस उनको सजाएं भी मिली। लेकिन इस सिचुएशन में जो 14 साल उन्होंने कैदोबंद का सामना किया आसिफ अली जरदारी साहब ने, वो तो कोई जुर्म साबित ही नहीं था, वो कन्विक्टेड ही नहीं थे, उसके बावजूद भी उन पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने बहुत तकलीफ से जो है लेकिन बड़ी खूबसूरती से वो सफर अपना तय किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सखर में तपती हुए जेल में रखा गया, उनको एग्जाइल किया गया। इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बहुत बड़ी जो है चीजों का सामना रखा। लेकिन इन तमाम सिचुएशन में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ठीक हो गया है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट फरखान साहब आपका, डॉक्टर शफकत अयाज साहब आपका, और सैयद अकरम फातिमा हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, और क्या हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि सिर्फ इस बात को ही देखेंगे? आज का बहुत सवाल अहम छोड़ के जा रही हूँ कि जी बात सिर्फ इसी बात पर हो कि किसने कितनी ज़्यादा जेलें काटी, कितनी ज़्यादा सोबतें बर्दाश्त की, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ की। बात इस पे नहीं होनी चाहिए कि कारकर्दगी क्या है, बात इस पे नहीं होनी चाहिए कि परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है। ये हालात इसी नहज पे इसलिए पहुँचे हैं, आज पाकिस्तान इस वजह से यहाँ खड़ा है कि हम डिलीवर करने की बातों के ऊपर तो बात ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते, संजीदा ही नहीं होते, जो कि असल काम है। इसी के साथ अपनी मेज़बान से दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।